कुछ नया समझने में पुराना छूट जाता है, कुछ नया सीखने में पुराना भूल जाता है। मोहब्बत लिखने में तो बहुत आसान लगती है, मोहब्बत लिखने में तो बहुत आसान लगती है, पर निभाने में पसीना छूट जाता है। दोस्तों, मैं अंकुर गोस्वामी टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो अग्निवीर वायु के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने लोग अग्निवीर वायु का एग्जाम देने जा रहे हैं वो फिजिक्स के इस सेशन को अच्छे तरीके से देखेंगे, पूरा वीडियो देख करके जाएंगे। कम से कम कुछ नहीं तो इससे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से ही हो जाएगा और इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये पूरा सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आज का जो क्वेश्चन है वो पहला है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये होता है कूलाम का नियम। इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको दिया है 2 चार्ज Q1 और Q2, दोनों r दूरी पे हैं, तब फार्मूला ये आता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब आपसे इसी में कहता है इन दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाके और दूरी वही है r, सब कुछ वही है, बस इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया, यानी परावैद्युतांक रखा गया। जब परावैद्युतांक रखा जाता है तो होगा क्या, फोर्स में क्या होगा? तो जब परावैद्युतांक रखा जाता है उस टाइम जो फोर्स होता है F = बाकी सब कुछ वही रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और इसमें K से भाग कर देते हैं, यानी K से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पहले का फोर्स है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावैद्युतांक रखने के बाद K गुना कम हो जाता है, K गुना कम हो जाता है। या तो आपसे ये पूछ सकता है फोर्स क्या होगा, तो फोर्स K गुना कम हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे फोर्स पूछा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद फोर्स क्या होगा, तो K गुना कम हो जाएगा। ठीक है, K गुना कम हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है? इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ लेता है आपसे। इन्हीं दोनों का, ये F एयर है और यह F मीडियम है। F मीडियम, M का मतलब मीडियम। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल। ये होता है 1/1/K, K चला जाता है ऊपर, यानी इन दोनों का F एयर और F मीडियम कितना आता है? K/1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K/1। ये 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं कूलाम के नियम से। ये आई होप कि आप ये पूरा समझ चुके होंगे। अगर आपको ये समझ में ना आया होगा तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम अभी देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। आपसे कहता है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिंड है, वो आधी दूरी यानी हाफ डिस्टेंस, आधी दूरी v1 वेलोसिटी से यानी v1 वेग से, और शेष आधी दूरी यानी जो बची हुई दूरी है, शेष आधी दूरी v2 वेलोसिटी से चल रही है। आपसे कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपना आधा दूरी जो होता है वो v1 वेलोसिटी से तय करता है, और जो शेष आधी दूरी है वो v2 वेलोसिटी से करता है। तो v एवरेज कितना होगा?
औसत वेग कितना होगा। औसत वेग आप समझिए, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये आपको देखना है, अगर आधी दूरी में v1 है और शेष आधी दूरी में v2 है तो v एवरेज कितना आएगा, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। ये तो हमने आधी दूरी में v1 था, अब इसी का एक और अपोजिट क्वेश्चन होता है, आधे समय में, आधा समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट v1 वेग तय कर रहा है, v1 वेग से चल रहा है, और शेष आधे समय में, शेष आधे समय में, शेष आधे समय में v2 वेग से चल रहा है, आधा समय में v1 से, आधे समय में v2 से, ठीक है। तो इसमें v एवरेज कितना आएगा, यानी औसत वेग कितना आएगा, तो v1 प्लस v2 अपान 2 ये आता है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इससे भी ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा है, जैसे मान लीजिए तीसरी कंडीशन, वो भी बता दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन वो होती है जिसमें आपसे कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक तिहाई दूरी v1 से, दूसरी तिहाई दूरी v2 से और तीसरी तिहाई दूरी v3 से तय कर रहा है, तो इसका एवरेज क्या होता है, v एवरेज। ये चूंकि एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं गया, पूछे यही दोनों गए हैं, हम इसे आपको ये बता दे रहे हैं। तो ये होता है 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये फार्मूला इसका निकल करके आता है, ये फार्मूला निकल करके आता है। एक तिहाई दूरी में v1, दूसरी तिहाई दूरी में v2 और तीसरी तिहाई दूरी में v3, ठीक। तब उस टाइम पे ये औसत वेग आता है इतना। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ध्यान देना है, आधी दूरी में अगर v1 है तो, और शेष आधी दूरी में v2 है तो ये वाला फार्मूला, और आधे समय में अगर v1 है और शेष आधे समय में v2 है तो ये वाला फार्मूला आता है v एवरेज का। इज दैट क्लियर? या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इसको इरेज करें। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स से है, तो ध्यान से समझिएगा फ्लक्स से कौन सा क्वेश्चन है। अगर मान लें किसी घन के यानी क्यूब के, किसी भी क्यूब के अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इससे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, यानी फाई ई की वैल्यू हमें बतानी है। अगर ये इस क्यूब के केंद्र पे रखा है तो कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ये कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स, इसका मतलब ये इससे कितना पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वही आपको बताना है। तो इससे इतना ही पास करेगा, क्यूब अगर है तो उससे पास करेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे कह देता है, दूसरा क्वेश्चन में अगर पूछ देता है तो उसमें आपसे कह देता है किसी एक साइड से कितना पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स किसी एक फलक से कितना करेगा, यानी एक साइड से कितना करेगा। यानी लिख लेते हैं एक फलक, फलक को इंग्लिश में बोला जाता है साइड। एक साइड से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो एक साइड से निर्गत फ्लक्स होगा, सब साइड से इतना है, साइड्स कितनी है 6, तो इतने में हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फलक से कितना निकलेगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें ज्यादा केसेस है लेकिन सिर्फ यही 2 केसेस पूछे जाते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, हम यही 2 बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़े। हम चौथा क्वेश्चन देखें।
अब जो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ये रेजिस्टेंस से क्वेश्चंस बनेंगे और ये थोड़ा टॉपिक लंबा होगा, लेकिन आप अच्छे से समझ रहे हो। रेजिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन जितने प्रकार से पूछे जाएंगे सब आपको हम बता रहे हैं टाइप्स। पहला टाइप हम लोग देखेंगे क्या, मान लो अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और सब इक्वल है, जैसे मान लो ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, टोटल ये ऐसे 1 ओम के हैं, n रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में है, तो इसका R इक्विवेलेंट आता है। हम फार्मूला लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन से लगा नहीं रहे, हम फार्मूला लिख रहे हैं, वो होता है NR। ठीक है, NR होता, और इन्हीं को अगर समांतर यानी पैरेलल में जोड़ दिया जाता है तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है, R इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है R इक्विवेलेंट R/N। ये कभी कभी जानते हो क्या होता है, ये पूछ देता है इन दोनों का रेशियो पूछ देता है, यानी अनुपात पूछ देता है। इन दोनों का अनुपात पूछता है, R से R कैंसिल होता है, इन दोनों का अनुपात आता है कितना, n स्क्वायर आता है। n स्क्वायर का ऑप्शन में होगा तो आप ये लगाएंगे, या ऑप्शन में n स्क्वायर इंटू 1 आएगा तो ये आप ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, तो आपसे यही कहता है कि अधिकतम और न्यूनतम, इसमें सीरीज में जो R इक्विवेलेंट आता है ये अधिकतम आता है, और पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट आता है वो मिनिमम आता है। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो ये होगा या ये होगा। इज दैट क्लियर? अब जो दूसरा टाइप है वो हम लोग देखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो दूसरा टाइप है वो हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या होता है। जैसे आपसे बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन होता है, आपसे कहता है माना एक तार का प्रतिरोध, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इस तार को खींच करके 3 गुना बढ़ा दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, खींच करके कितना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो नया प्रतिरोध कितना होगा, नया प्रतिरोध कितना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R। n का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितने गुना दिया गया है, 3 गुना है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, 4 गुना दिया रहेगा n की वैल्यू 4 रखते, 5 गुना दिया रहेगा n की वैल्यू 5 रखते। R डैश इक्वल टू हो गया क्या, 3 का स्क्वायर इंटू R कितना है, पहले 5, 3 स्क्वायर का वर्ग यानी 9 इंटू 5, 9 बचे 45 ओम। R इक्वल टू आ गया कितना, 45 ओम आ गया। ये आप खुद से कर सकते हैं, ये सिर्फ फार्मूला आपको लर्न होना ही चाहिए, ये आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसको 3 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, 5 गुना कर दिया, कुछ भी कर दिया गया। n की वैल्यू आप जो भी आएगा यहाँ पे जो गुना में करके आएगा उसको आप स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, आपको नया प्रतिरोध मालूम चल जाएगा। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है एयरफोर्स के। ठीक है, तो आप ये पूरा ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अब मान लीजिए कि अगर आपसे कह दिया कि एक तार है, एक कोई तार है और तार को काट करके मान लो n है, n टाइम्स इसको कट करके और काटने के बाद इसको सीरीज में जोड़ दिया गया, कट करने के बाद n पार्ट में कट करने के बाद ये इक्वल पार्ट होंगे, ये सब पार्ट इक्वल होंगे। काटने के बाद n पार्ट में कट करने के बाद इसको जोड़ दिया गया किसमें, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ऐसे डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, R इक्विवेलेंट R ही होगा। अगर सीरीज में है तो R ही होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, ये इतना है, जितना है लंबाई चेंज नहीं होगी, इसकी टोटल वही रहेगा, यानी इसका R आएगा। लेकिन अगर इसी सिस्टम को
कट करने के बाद ये तो सीरीज में था, सीरीज यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अगर पैरेलल में अगर देखा जाए, पैरेलल में अगर देखा जाए, अगर पैरेलल में जोड़ दिया, कट करने के बाद पैरेलल में जोड़ दिया, तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है आर अपान एन स्क्वायर। ये आता है आर अपान एन स्क्वायर। ठीक, इज दैट क्लियर? इसके आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इसको देखो। अगर हम किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, अगर किसी तार की लंबाई, क्वेश्चन समझिएगा, अगर किसी तार की जो लेंथ है उसको हमने डबल कर दिया, ठीक है, उसको हमने जब डबल किया, डबल करेंगे तो प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध आर प्रोपोर्शनल होता है एल। अगर हम लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी हमारा कितने गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात का। सम अनुपात, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर लंबाई 2 गुनी है तो प्रतिरोध भी कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना। और एक ध्यान से देखिएगा एक चीज और, अगर मान लिया हमने ये एक तार है, इसको बीच से ऐसे करके और ट्विस्ट करके इसे मोड़ दिया, इसी पे इसको मोड़ दिया ऐसे, इसको हम हटा देते हैं, हमने मोड़ दिया इसी तार को, बीच से पकड़ करके इसको मोड़ दिया। मोड़ने पे जो एरिया होगा, पहले मान लो ये जो एरिया था वो ए था, ठीक है, अब ये एरिया 2a हो जाएगा, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी? l/2। एरिया हो जाएगा 2a और लंबाई कितनी हो जाएगी? l/2। उस टाइम r कितना होगा? हमने एक ही तार को बीच से ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ करके, और उसके बाद हमने निकाला है क्या? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना होगा? रो तो वही रहेगा, रो l/2 अपान 2a। रो तो वही रहेगा, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R इक्वल टू कितना आ जाएगा? l/2 2 जा 4, यानी r/4 आ जाएगा। r/4 आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी अगर हम इसको, रुको हम ऐसे इसको बता ही दे रहे हैं। देखो होता क्या, मान लिया पहले जो तार था, जो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वाला तार था, उसका r इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, इतना था सब कुछ। हमने उसको बीच से जब मोड़ा, बीच से जब हमने उसको मोड़ा तो इसका एरिया हो गया 2a और लंबाई हो गई l/2। वो लंबाई का आधा हो गया और एरिया का 2 गुना हो गया। अब r डैश कितना हो जाएगा? रो तो रो है l/2 अपान 2a। रो इंटू एल अपान ए किसके बराबर? रो इंटू एल अपान ए आर के बराबर है। इसके जगह पे हम आर रख सकते हैं, हमने रखा आर डैश बराबर आर, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया 2 जा 4, आर डैश इक्वल टू r/4। यानी अगर ऐसे कोई तार है, इतना बड़ा अगर कोई तार है, मान लिया उसका 60 ओम है, उसको अगर हमने बीच से इसे मोड़ दिया, इसे ट्विस्ट करके इसे मोड़ दिया, तो वो कितना हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले पर रख करके निकाल सकते हैं। आर डैश इक्वल टू पहले 60 था, मोड़ दिया तो कितना हो गया? 15 ओम। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्वेश्चंस को और कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, एक अल्फा कण पर 15×10⁴ न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र है, उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? तो इसमें ऑप्शंस थे, हमने ऑप्शंस दिए नहीं है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना आता रहेगा तो आप ऑप्शंस में खुद ही देख सकते हैं कितना क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको मालूम है अल्फा कण पे कितना चार्ज होता है, तो अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है अल्फा कण पे। ये अल्फा कण का मतलब, अल्फा कण किसे कहते हैं? तो वो हीलियम का नाभिक होता है 2He4। ये हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, और इसमें चार्ज कितने होते हैं? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमें मालूम है, और इसमें गिवन है E इक्वल टू 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। यह हमें गिवन है, हमसे पूछा गया क्या गया? फोर्स। हमसे फोर्स पूछा गया, फोर्स हमसे पूछा गया। एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपान Q।
यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ई की वैल्यू है 15 इंटू 10 टू द पावर 4। अब यहाँ से 10 की पावर 4 जो होगा वो हमारा 10 के पावर माइनस 15 बनेगा। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो आएगा कितना 15 दूनी 30, 15 45, 3 48। अगर यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो ये एक और कम हो जाएगा, यानी 10 के घाते माइनस 14 ये आएगा आंसर हमारा, यानी आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 न्यूटन। ये हमारा आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो वैद्युत द्विध्रुव पे है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो ध्यान से देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये ध्यान से देखिएगा, ये होता है P बराबर Q इंटू 2L। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन ये जो 2L होता है ना, ये दो आवेशों यानी ये माइनस Q ये प्लस Q, इन दो आवेशों के बीच की दूरी होती है। लड़के करते क्या है, लंबाई अगर उनको मालूम है ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, 10 मीटर कर लो, 10 मीटर है, तो वो करते क्या है Q इंटू 2 और L के जगह पे ये 10 रख देते हैं, यानी 10 दूनी 20 हो जाता है। इसी की वैल्यू 20 रख देते हैं। ऐसा कुछ करना नहीं हमें, ये 2L की वैल्यू ही आती है कितनी 10 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल्स अगर पूछा जाता है इससे तो ज्यादा गलत होता है, ठीक है। इसी से एक और क्वेश्चन बनता है वैद्युत द्विध्रुव से ही। वो होता क्या है, वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, रुको, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। इसका वेक्टर फॉर्म होता है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है। आप ये P डॉट E न करके चले जाइएगा, आपको क्या करना है P क्रॉस E, ठीक है। रिलेशन दोनों में यही होता है P क्रॉस E का। इज दैट क्लियर?